नमस्कार, मैं हूं जायरा। टोटल न्यूज देख रहे हैं आप। तो फाइनली आज बजट पेश हो गया है। काफी दिनों से इंतजार था आम लोगों को कि क्या कुछ राहत मिलेगी, किस सेक्टर को क्या सौगात मिलेगी। लेकिन आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है और टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव हुआ है, जिसकी सबसे ज्यादा उम्मीद की जा रही थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं बजट पर। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आर.के. आर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं। इसके अलावा विनोद वार्ष्णेय जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले डॉक्टर आर्या, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप अर्थशास्त्री हैं, ये जो आज बजट पेश हुआ है, आप किस तरह से इसे देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए कि पैंडेमिक के बाद जो है रूरल सेक्टर का जो कंजम्पशन ग्रोथ है वो बहुत ही निचले स्तर पर है और जो रूरल वेजेस है वो लगभग 5% नेगेटिव पर है, क्योंकि इन्फ्लेशन का असर जो है वो रूरल एरिया में सबसे ज़्यादा पड़ा है और अर्बन एरिया में फिर भी लोगों की कमाई ठीक ठाक होती है और उनके एम्प्लॉयमेंट के साधन भी स्टेबल टाइप के होते हैं। रूरल एरिया में ऐसा कुछ नहीं है। माइग्रेंट वर्कर्स जो है वो पैंडेमिक में जब घर चले गए थे तो वहाँ पर रूरल एम्प्लॉयमेंट में प्रोविज़न भी किया था और इस तरह से 3 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज एमएसएमईज को भी दिया था। वहाँ पे सिर्फ 45 लाख जो एमएसएमईज थे उनको फ़ायदा होता है, क्योंकि जो कोलेटरल के साथ लेते हैं। परंतु इसके साथ फरवरी से ही जैसे ही यूक्रेन और रशिया का वॉर स्टार्ट हुआ तो ग्लोबल हलचल फिर से हो गई और जो एक्सपोर्ट काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग हो चुका था और सरकार को काफ़ी उम्मीदें थी कि ये 1000 बिलियन डॉलर पर हम 2030 तक कर देंगे, 500 बिलियन डॉलर के आसपास टच कर गया था, वो एकदम स्लम्प कर गया, जिसके कारण से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हिट हुआ। और वही कारण है कि सरकार को इंपोर्ट को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना पड़ गया और उसी वजह से कुछ की तो कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया है और जो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड लिथियम बैटरीज और इस तरह के कुछ एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट है, टीवी, सेमीकंडक्टर्स, उनके जो कंपोनेंट ताइवान वगैरह से आते हैं उन पे कस्टम ड्यूटी को 21 से 13% किया है जी, ताकि कहीं ना कहीं कंज्यूमर गुड्स पर लोगों को राहत मिल जाए। और अब जहां तक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का सवाल आता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 2 जगह पर है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रूरल एरिया में 100% है, रादर की लेडीज भी वहां पे सारा दिन लगी रहती है, घर के काम पे लगी रहती है या फिर एनिमल्स की रख करती है, पोल्ट्री को देखती है, पिगरीज को देखती है, फिशरीज को ये लेडीज देखते हैं मिलजुल कर। और जो तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है वो ज्यादातर मेल लोग करते हैं। हार्वेस्टिंग का टाइम हो या फिर बिजाई का टाइम हो, तो वहां पर जो इनकम है बेसिकली वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से आती है जी। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है, अभी जो गवर्नमेंट की फर्टिलाइजर सब्सिडी थी उसको ना देके, बहुत ही कम देके 51,000 करोड़ के आसपास, वो अब सब्सिडी गवर्नमेंट ने बढ़ाने की कोशिश की है ताकि जो इनपुट कॉस्ट हो वो कम हो जाए। जितना भी आप सिंथेटिक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करेंगे, सिंथेटिक का मतलब जो आपके सिंथेटिक फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड्स को यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी और जो आउटपुट कॉस्ट है उसमें आपका सीधा 35% तो गल सड़ जाता है, क्योंकि वेयर हाउसिंग की कंडीशंस इंडिया में बहुत ही खराब है। जब सप्लाई आती है, जब मंडी में सामान आएगा तब तक थोड़ा बहुत प्राइस गिर जाएंगे, परंतु जब स्टॉक होल्डिंग हो जाएगी, जब ट्रेडर्स उसको इकट्ठा कर लेंगे, गवर्नमेंट के पास वो कैपेसिटी नहीं है, तो उस वजह से ये जो इंटरमिटेंटली इन्फ्लेशन जो है, फूड इन्फ्लेशन, वो 0.5 से लेकर। आज के बजट में जो कृषि को लेकर कहा गया है, जो कृषि सेक्टर में जो पैकेज दिया गया है और डिजिटलाइजेशन को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है कृषि सेक्टर में, तो उसका कितना फायदा हो सकता है? उसका काफी फायदा होगा, क्योंकि जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट है वो सीधा 20 लाख करोड़ के आसपास कर दिया गया है, डबल हो गया। और इसके साथ 1,60,000 तक बिना कोलेटरल के भी फार्मर्स को लोन मिलेगा।
क्योंकि फार्मर्स सुसाइड बहुत ज्यादा करते हैं जब उनके हर फार्मर के ऊपर 76,000 रुपए का लगभग लोन चढ़ा हुआ है और जो सेंसिटिव फार्मर्स होते हैं उनकी आमदनी नहीं होती और इधर लोन भी मिडल मैन से उनको बार बार नहीं मिल सकता, तो कुल मिलाकर उनकी हालत फार्मिंग डिस्ट्रेस आ जाता है। तो सरकार ने उस चीज को रिलीव करने की कोशिश की है, हॉर्टिकल्चर की स्पेंडिंग की है और वहां पर जो इंटरेस्ट सबवेंशन है एग्रीकल्चर क्रेडिट में वो 9 से 7% कर दिया, तो 2% जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो सरकार ही देगी, जिसके कारण से फार्मर्स को इनपुट खरीदने में दिक्कत नहीं आएगी। अब जहां तक आउटपुट को स्ट्रॉन्ग करने की बात है, वहां पर जो नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग थी नैम, उसको फिर से गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है और यूथ को वहां पर एम्प्लॉय करने की कोशिश कर रही है और एग्रीटेक जो है स्टार्टअप है वो शायद उनके रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि जहां देने की यहाँ पर बात करी जहां गवर्नमेंट अपनी इंटरेस्ट सबवेंशन करेगी या गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट डायरेक्ट देगी, फिस्कल सपोर्ट जिसे बोलते हैं, तो वहां पर एग्रीकल्चर में मेरे ख्याल से 2-3 साल तक ये जो आय डबल करने का टाइम निकल गया 22 का, तो 26-27 तक लगभग फार्मर्स की कंडीशन ठीक हो सकती है। अगर गवर्नमेंट एग्रीकल्चर लॉस को फिर से ले आती है तो मेरे ख्याल से तब भी एग्रीकल्चर ठीक ठाक हो सकता है, परंतु पॉपुलिज्म की वजह से सरकार ने एग्रीकल्चर लॉस जो है गुरु नानक जयंती पर लास्ट ईयर वापस ले लिए थे, जिसके जो दुष्परिणाम हैं वो फिर से फार्मर्स को सहन करने पड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी बहुत ज्यादा थी। तो इसलिए फार्मर्स की जो हालत है वो डिपेंड करेगी कि उनको रेम्यूनरेटिव प्राइस आउटपुट के मिलते हैं या नहीं मिलते, तो वो तभी मिल पाएंगे जब उनको वेयर हाउसिंग सपोर्ट दे देगी गवर्नमेंट और उनकी हैंड होल्डिंग करेगी, तो वो दिखता है। इसलिए बायोमास को भी गवर्नमेंट ने सोचा है कि ये जो सीएनजी यूज होती है यहाँ पर फार्मर्स को फर्टिलाइजर के केस में और इस तरह से, तो 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट खुद ही असिस्ट करेगी, वहां पे बायोमास प्रोड्यूस करेगी और बायोमास इकट्ठा होगा, प्लांट लगेंगे और बायोगैस होगा। जी, ओवरऑल अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदेमंद है इस बार का ये जो बजट, किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। और ये जो टैक्स स्लैब है आपके टीवी स्क्रीन पे भी दिख रही है कि मैक्सिमम सेविंग 15 लाख के तक जो है 45,000 है और जो 15 लाख से ऊपर वाले हैं उनका मार्जिनल टैक्स रेट जो है 42% से घटाकर लगभग 39% कर दिया है, तो उनको भी लगभग 60-70 हजार रुपए का डायरेक्ट फायदा हो जाएगा जो इंटरेस्ट के ऊपर सरचार्ज लगता है। तो कुल मिलाकर यूथ विमेन एम्पावरमेंट सरकार जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के कोऑपरेटिव्स बनाकर उनको इंटरेस्ट सबवेंशन देकर उस तरह से स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेगी। अब परिणाम कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे वो उसको स्टेबलाइज होने में 1-2 साल का समय लग जाएगा, परंतु बजट का साइज कुछ ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ, जिसके कारण कहीं रिलीफ हो सकता था, क्योंकि गवर्नमेंट का जो डेट है टोटल स्टेट और सेंटर का मिला के लगभग 240 लाख करोड़ रुपए है। तो उसकी वजह से अगर आप गवर्नमेंट ज्यादा लोन उठाती है, फिस्कल डेफिसिट को अगर बढ़ाती है, तो जो बॉन्ड यील्ड है अभी लगभग 7.2% के आसपास है, अगर बॉन्ड यील्ड 8%, 8.5% हो जाएगी तो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन हो जाएगा और इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा। तो सरकार ने कैपेक्स को वेट किए बिना, प्राइवेट कैपेक्स को वेट किए बिना अपना फ्रंट लोडेड कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया है, ताकि लोगों की कंजम्पशन कैपेसिटी बढ़े। एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ती है तो डेफिनेटली उसका कंजम्पशन मल्टीप्लायर, ये 35,000 करोड़ जो सरकार ने छोड़े हैं टैक्स से, उसका जो कंजम्पशन मल्टीप्लायर है वो आपको 0.7% के आसपास दिखेगा, परंतु जो कैपिटल एक्सपेंडिचर लगभग 33-35% बढ़ाया है उसका जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण से शायद रीबाउंड जो है बहुत जल्दी होगा। तो देखने का मतलब में तो लोगों को यहाँ पर राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि किसी तरह की कोई राहत नहीं मिली थी, इसलिए लोग काफी निराश भी हो गए थे, इसलिए उम्मीदें और ज्यादा इस बार बढ़ गई थी कि टैक्स स्लैब में बदलाव होगा, संशोधन इसमें होगा तो इससे आम आदमी को फायदा पहुंचेगा, और हुआ भी इस बार ऐसा ही।
विनोद वार्ष्णेय जी, आपको क्या लग रहा है, जिस अगर हम एक आम भाषा में समझना चाहें, आसान भाषा में समझना चाहें इस बार के बजट को, तो लोग किस तरह से समझे? क्योंकि महंगाई या ईएमआई की हम बात कर लें या रोजगार खासतौर से अगर बात करें, वो भी एक बड़ा मुद्दा रहा है इस बार। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इस बजट को इस तरीके से देखा जाए, इस नजरिए से देखा जाए? देखिए, नजरिए से, किस नजरिए से देखा जाए, इस सवाल का तो एक ही जवाब है कि ये विकास केंद्रित बजट है, नंबर एक। इस चीज़ का इसमें ध्यान रखा गया है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था की इकोनॉमी है उसमें मॉडर्नाइजेशन आए उस सेक्टर में जहां मॉडर्नाइजेशन नहीं है। जैसे रूरल सेक्टर की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं है। तो अभी जैसे उन्होंने एग्री टेक की स्टार्टअप की बात करी है और जो है जब 20 लाख करोड़ की क्रेडिट देने की बात करी है और ये कहा है कि एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में, फिशरी के क्षेत्र में कंपनियां बने, छोटी छोटी कंपनियां बने या कोऑपरेटिव सोसाइटीज बने और वो जाकर के उसको मॉडर्नाइज करें। तो इंडिविजुअल एक किसान जो है वो बहुत सी चीज़ें नहीं कर सकता, वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट जितने हो चुके हैं उसका फ़ायदा नहीं ले सकता, उसको पता भी नहीं होता। लेकिन जब ये चीज़ें एग्री टेक के जरिए इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती हैं तो वो कंपनियां खुद जाकर के किसान के पास इंसिस्ट करती हैं कि ये टेक्नोलॉजी है, इससे आपको ये फ़ायदा है, आप इसको ले लीजिए, इतना पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, ये क्रेडिट गवर्नमेंट का अवेलेबल है। कहने का मतलब है ये एक ग्रोथ ओरिएंटेड या मॉडर्नाइजेशन ओरिएंटेड बजट है जिसकी बहुत ज़रूरत है। ये तो इसकी रही बारीक चीज़। दूसरा ये पॉलिटिकल बजट भी है। पॉलिटिकल बजट इसलिए है क्योंकि इसमें जो है इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो महिलाओं को सुविधाएं देना, मिडिल क्लास जो नाराज चल रही थी टैक्स के जो है 2014 में जो टैक्स के स्लैब्स वगैरह तय किए थे उससे कोई सब्सटेंशियल कोई चेंजेस नहीं आए थे, तो उस सेक्टर को, उस टैक्स पेयर सेगमेंट को जो है प्लेकेट करने के लिए कदम उठाए हैं। लेकिन एक चीज़ मैं जिधर ध्यान देना चाहता था, आकर्षित करना चाहता था, वो ये है कि जैसे प्रोफेसर आर्या ने बोला कि गवर्नमेंट डेट बहुत ज़्यादा है, फिस्कल डेफिसिट 5.9% ही रखेंगे, ज़्यादा बढ़ाने से जो है इकोनॉमी को ओवरऑल खतरा है। एक इशू ये भी है जो अभी तक डिस्कस नहीं हुआ कि ग्रोथ रेट क्या तय की है निर्मला जी ने। पिछले साल जो ग्रोथ रेट, नॉमिनल ग्रोथ रेट तय की थी 15% के करीब तय करी थी, इस बार क्या तय करी है? 10.5%। इसके दो आशय हैं। एक तो ये है कि शायद इस बार इन्फ्लेशन इतना नहीं होगा जिसकी वजह से 10.5, क्योंकि जब नॉमिनल ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये मान के चला जाता है कि इसमें इन्फ्लेशन का काफ़ी बड़ा योगदान है। तो इस आंकड़े को देखें, 10.5% की ग्रोथ रेट, नॉमिनल ग्रोथ रेट का, ये इस बात को इंडिकेट करती है कि मोस्ट लाइकली अजम्पशन ये है वित्त मंत्री जी की कि शायद जो है इन्फ्लेशन उतना नहीं बढ़ेगा जितना कि पिछले साल बढ़ चुका है। तो ये एक राहत की चीज है। तो टेक्निकल नजरिए से तो मैं यही देखता हूँ, बाकी पॉलिटिकल बजट तो है ही है। जी जी, तो महंगाई जो कहीं ना कहीं वो स्थिर रहने वाली है आपके हिसाब से? क्या मुझे आंकड़े कुछ ऐसा बोल रहे हैं, बाकी तो आंकड़े ये कह रहे हैं, अब आने वाला वक्त बताएगा कि क्या हालात बनते हैं यहाँ पर। और टैक्स को लेकर देखिए, सबसे ज्यादा आम इंसान को उम्मीद थी, क्योंकि जो मिडिल क्लास तबका है वो लगातार यही कहता है जब भी बजट आता है कि हमें फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, या तो लोअर क्लास वालों के लिए सौगातें होती हैं या फिर हायर क्लास वालों के लिए। तो इस बार मिडिल क्लास वालों के लिए भी हम काफी कुछ देख रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, क्या इस बार खुश हो पाएगा मिडिल क्लास इस बजट को देखते हुए? मिडिल क्लास की अभी और देखिए, जैसे कि पिछले हमारे जो अभी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट महोदय बैठे हुए थे, मनीष अग्रवाल जी, बहुत सी चीजें खाली बजट भाषण से पता नहीं लग पाती हैं। जब जो है फिगर्स में और बारीकी में बिटवीन द लाइंस जब पढ़ते हैं तब कुछ चीजें समझ में आती हैं। तो आज का जो भी कुछ हम कहेंगे, एक बहुत ही कहना चाहिए कि एक सरफेशियल रिएक्शन ही होगा जो है। वास्तव में किस सेक्शन को क्या फायदा सचमुच में होने वाला है ये तभी पता लगेगा जब बजट का इम्प्लीमेंटेशन का दौर शुरू होगा और लोग उसके प्रोविजंस को किस ढंग से एक्सेप्ट करेंगे। क्योंकि प्रोविजंस तो कई पहली बार भी अनाउंस होते रहे, लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। जैसे टैक्स के 2 मॉडल दिए पिछली बार,
सीतारामन जी ने, कि आप जो है ओल्ड मेथड टैक्सेशन का ये है, नया मेथड ये है, लोगों ने नया मेथड को एक्सेप्ट ही नहीं किया। इसी तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। आपका एक कंसेप्चुअल एक थिंकिंग होती है और यू प्रोड्यूस ए काइंड ऑफ प्लान। प्लान को इम्प्लीमेंट जब होगा जब रियल उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बने और ग्राउंड पे उतरे जो है। बहुत सी चीज़ें देखनी होंगी, अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते कि मिडिल क्लास खुश होगी कि नहीं होगी। मिडिल क्लास जब खुश होगी जब उसे लगेगा दूध का पैसा कम हो गया, जब उसको लगेगा कि बहुत सी चीजें जो है जो उनके इस्तेमाल में सस्ती हो गई है, EMI कम हो गई है, हाँ, लोगों को रोजगार मिल गया है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए एक चीज और मैं ध्यान देना चाहूंगा, अभी मैं स्टॉक मार्केट का वो देख रहा था, वो भी एक इंडिकेशन होता है कि इकोनॉमी का कौन से सेगमेंट जो है सक्सीड करने वाला है, किसमें अच्छा होने वाला है। तो अभी देखा कि रियल्टी सेक्टर में सबसे ज्यादा स्टॉक्स जो हैं बहुत बड़े हैं। तो एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत ज्यादा वो एलोकेशन अनाउंस किया है। इसके साथ साथ ये भी है कि अपने आप भी जो है जो इन्वेंट्री का टाइम कम होता जा रहा है, इन्वेंट्री कम होती जा रही है। रियल एस्टेट सेक्टर मतलब काफी उछाल आने की उम्मीद है। दूसरा ऑटोमोबाइल सेक्टर और कंज्यूमर गुड्स जो है हाई वैल्यू कंज्यूमर गुड्स, इन सेक्टर में जो है कुछ जो है इंडस्ट्री जो है बेटर परफॉर्म करने जा रही है। लेकिन आम आदमी की चीजें का क्या होगा, दाल सस्ती होगी, हाँ दाल सस्ती होगी या नहीं, दूध सस्ता होगा कि नहीं, किचन का बजट नहीं गड़बड़ाना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है। देखिए जी, किचन का बजट अगर गड़बड़ाता है तो आम आदमी निराश वैसे ही हो जाता है, क्योंकि गैस सिलेंडर महंगा इतना हो गया है, वहीं छोटी मोटी चीजें रोजमर्रा की चीजों के जो दाम बढ़ते हैं तो उनकी जेब पर भारी पड़ते हैं। इसी वजह से लोग यही सोचते हैं बजट आया है तो यही सबसे ज्यादा अहम होता है कि क्या महंगा हुआ है, क्या सस्ता हुआ है। डॉक्टर आर्या जी, आपको क्या लग रहा है कि महंगाई और सस्ताई की अगर हम बात करें उस नजरिए से इस बजट को कैसे देखें? क्या आम आदमी की जेब कुछ बेहतर होगी पहले से? देखिए, इन्फ्लेशन ऑलरेडी पीक कर चुका है और सप्लाई चेन जो है अब ठीक होने को है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन पे 0.25 की राहत हो सकती है। परंतु क्योंकि फेडरल रिजर्व के रेट जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस टाइम वो 5% के आसपास है और हमारा जो रेपो रेट है वो 6% से ऊपर है। तो क्योंकि कैपिटल फ्लो को अगर आपने मेंटेन करना है तो आपको इंटरेस्ट रेट की साइकिल को बढ़ाना पड़ेगा। इमीडिएटली तो कोई रिलीफ नहीं होगा। और अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर या रियल एस्टेट सेक्टर इस स्टिमुलस को, इस बजट को फील कर सकता है कि वो स्टॉक्स ऊपर अगर चले गए तो आई थिंक वेल एंड गुड। अदरवाइज तो सिचुएशन जो है, एक इंटरेस्ट रेट अभी 50 बेसिस पॉइंट जब आरबीआई बढ़ाएगा तो उसकी वजह से मुसीबत रियल एस्टेट सेक्टर पर और खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अभी जो है स्टैंप ड्यूटी के जो चार्जेस है, स्टैंप ड्यूटी अब आपके सर्कल रेट से के आसपास ही ली जाती है। वो वाली जो चोरी वाली बातें थी वो खत्म हो गई, क्योंकि सारा ई स्टैंप ड्यूटी हो चुकी। उसके कारण से आपको अगर सोचे कि रियल एस्टेट में आपको लैंड परचेज में या प्लॉट परचेज में कहीं रिलीफ हो जाएगा, वो नहीं है। तो अब गवर्नमेंट ने बोर्ड, जितने भी बोर्ड है, ट्रस्ट है, अगर वो हाउसिंग बनाते हैं तो उनको इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है, जिसके कारण से हाउसिंग के अंदर जंप थोड़ा बहुत आ सकता है। जहां जहां गवर्नमेंट ने फिस्कल सपोर्ट दी है वहां पर वो एरियाज जो है काफी रिस्पोंड करेंगे, मार्केट भी उसको रिस्पोंड करेगी और जो ईज ऑफ लिविंग है वो भी होगा। जैसे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 10,000 करोड़ डाले हैं और जो प्राइवेट बॉन्ड्स जो है वो कंपनीज, म्यूनिसिपैलिटीज वगैरह भी करके इस तरह से जो रोड्स है, छोटी छोटी ब्रिजेस हैं, नाले हैं, उनको करेगी। इस तरह से जो एजुकेशन है, विशेषकर ट्राइबल एजुकेशन है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने पहली बार इनिशिएटिव लिया है और 38,000 करेगी। अब ये जो मेडिकल कॉलेज 158 मेडिकल कॉलेज जिसका है, ये डाउट में है क्या ये गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बनाएगी या सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम से बनाएगी। तो जिसमें ये जो स्टेट्स है उनको भी हिस्सा डालना पड़ता है, जो सेंट्रली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं। अब क्योंकि गवर्नमेंट पहले एम्स ही बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, मेडिकल कॉलेज के नाम से स्टेट की जिम्मेवारी होती है,
तो अब क्या, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बफर बहुत ज्यादा है, 42% डिवोल्यूशन करने के बाद सरकार को काफी ज्यादा रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम जो है वो यहीं से ही चलाए, दिल्ली से, और स्टेट उसकी भागीदारी करे। परंतु स्टेट्स को कई बार दिक्कतें आती है, जैसे आपने देखा होगा कि किसान निधि ममता बनर्जी ने लास्ट ईयर तक, इलेक्शन तक नहीं ऐड कर रही थी। वो ये कह रही है कि मैं अपने ही पैसे से फार्मर्स की इनकम हमारे यहाँ पे 3 गुना हो चुकी है। अब वो कितना सच है कितना झूठ है। जहां पर स्पेशल पैकेज इसको तो दिया है 5300 करोड़, पर बिहार को नहीं दिया क्योंकि वो अभी भी बैकवर्ड स्टेट चली जा रही है। तो वहां पर गवर्नमेंट ने कितना पॉलिटिकली नफा नुकसान देखा होगा ये गवर्नमेंट ही जानती है। परंतु क्योंकि कर्नाटका का जो कंट्रीब्यूशन है पार्लियामेंट के अंदर, एमपीस का काफी सीट्स होने के कारण तो से कहा जा सकता है बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे होता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में सामंजस्य बिठा के अगर चलती हैं तभी ये जो सारी स्कीम्स है इंप्लीमेंट हो पाती हैं, नहीं तो ये कहीं ना कहीं अटक जाती हैं और लोग इसका फायदा नहीं ले पाते। बिल्कुल, जो नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है वहां पर आप देखेंगे कि जो मनरेगा की सैलरी है वो सबसे ज्यादा है जी। और जहां पे बीजेपी रूल्ड स्टेट है वो 217 रुपए है मिनिमम, जो है मध्य प्रदेश के अंदर है। तो जब तक गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट के साथ ट्रस्ट डेफिसिट कम नहीं होगा तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में दिक्कत आएगी। तो यही वाला पुल एंड प्रेशर जो है ये थोड़ा ग्रोथ को रिटार्डिंग कर रहा है। अगर स्टेट्स ये स्कीम जो है सेंटर के साथ मिलके चले, जैसे कि हाइड्रोजन के प्लांट है, अगर हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन है, अगर वो मैक्सिमम स्टेट्स पे अगर बनती है तो उसका डिफ्यूजन जो होगा काफी ज्यादा होगा। इसी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी है, अगर अदानी लीडिंग है सोलर पैनल में स्पेंड करने के लिए, वो क्या तमिलनाडु में जाके स्पेंड करेंगे? अभी तक उन्होंने उत्तर प्रदेश और राजस्थान में तो कमिट किया है, परंतु अगर वो हर जगह पे स्पेंड करते हैं तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो ग्रीन एनर्जी का हमारा क्लाइमेट चेंज की तरफ कमिटमेंट है, वो ठीक हो सकता है। परंतु जब तक स्टेट्स जो है मिलके बजट नहीं बनाएंगी, सरकार, सेंटर क्या लीड करता है, सेंटर क्या, स्टेट क्या करती है, तो वो दोनों का जब तक एक वेवलेंथ नहीं होगी, एक ट्यून नहीं होगी, तो ये जो ग्रोथ बजट है ये डी ग्रोथ में चला जाता है। इसीलिए ये जो ग्रोथ है ये 6% के आसपास गोता खा रही है। 6% ग्रोथ जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है जिसकी पॉपुलेशन इस टाइम चाइना से एक्सीड कर चुकी, लास्ट 2 मंथ से इंडिया की जो पॉपुलेशन है ऑलरेडी एक्सीड कर चुकी और वो डी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। उनकी पॉपुलेशन में यही है कि दोनों सरकारें मिलकर काम करें तभी सही तरीके से इंप्लीमेंट हो पाएंगी ये सारी स्कीम, क्योंकि घोषणाएं तो हो जाती हैं और जब हम देखते हैं धरातल पर जो स्थिति होती है वो कुछ और ही होती है। तमाम चीजों की वजह से वो जो योजनाएं होती हैं अटक जाती हैं बीच में। विनोद वार्ष्णेय जी, अब रोजगार की अगर हम बात कर लें तो एमएसएमई सेक्टर में भी स्पेशल पैकेज की घोषणा इस बार की गई है, और सर्विस सेक्टर की अगर बात करें उसे किस तरह से देखा जाए इस बजट में, क्योंकि रोजगार एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा रहा है और लगातार युवा इस मांग को उठाते रहे हैं कि रोजगार की दिशा में अहम कदम उठाए जाने चाहिए सरकार की तरफ से। तो उसको देखते हुए क्या लग रहा है, कैसा है ये बजट? एमएसएमई अगर फाइनेंशियली सस्टेनेबल एस्टेब्लिशमेंट हो जाए और सक्सेसफुल फंक्शनिंग हो जाए और सचमुच में प्रॉफिट कमा सकें तो सचमुच में वो रोजगार दे रहे होंगे। अगर एमएसएमई पहला झटका उनको नोटबंदी के दौरान लगा था, दूसरा झटका उनको लग गया इसमें कोविड में, अगर जो है उनको खाली क्रेडिट दे करके सरकार ने उन्हें क्रेडिट देने का वायदा किया है, सिस्टम क्रिएट किया है, खाली क्रेडिट से ही काम चल जाए किसी एमएसएमई के सक्सेसफुल होने के लिए, ऐसा नहीं होता। एक छोटा सा उदाहरण है कि जैसे मोबाइल फोन, ये तो खैर जरा हाई एंड इक्विपमेंट हो गया, मोबाइल फोन की, स्मार्टफोन की इंडिया में जो खपत है वो काफ़ी है, 20-25 बिलियन डॉलर या पता नहीं कितना, फिगर गलत बोल रहा हूँ ऑफ हैंड जो है, इसमें से 70% जो स्मार्टफोन है हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। इसी तरह से जो फार्मा इंडस्ट्री है उसमें जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, चाहे विटामिन सी है, चाहे कोई एंटीबायोटिक है या कोई चीज़ है,
वो तो यहाँ भारत की फार्मा कंपनियां बना रही हैं और बहुत कामयाब भी हैं। लेकिन उसका जो फार्मास्यूटिकल जो इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एपीआई है, उसका 70% हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। जो है कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि स्कोप इस देश में आत्मनिर्भर होने का और अपने लोगों को मौका देने का, उनकी क्षमता बढ़ाने का बहुत है। जी जी। जो बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रॉपर सपोर्ट दिए नहीं हो सकता। मुझे इस बजट में ऐसे कोई बहुत बड़े लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं कि जो इस लेवल पे हमारे इकोनॉमी के जो एक्टर्स हैं, हमारे इकोनॉमी को जो चलाने वाले हैं, उनको कोई एकदम से टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज, कोई खास फायदा उन्हें होने वाला है। हाँ, तो रूटीन किस्म के, ट्रेडिशनल किस्म के फायदे हैं। तो उसमें जो है, जो मैं सुबह के सेशन में बोल रहा था कि जो हाईली एजुकेटेड जो सेगमेंट है यूथ का, उसको जॉब अपॉर्चुनिटी वो लोग इसलिए क्रिएट नहीं कर पाते। और वो तो देखिए, कहा जा सकता है कि मिला जुला बजट कई क्षेत्र में अगर हम बात करें तो काफी फायदेमंद साबित हो सकता है और किसी क्षेत्र में इतना ज्यादा बेहतर नहीं है, ये कहा जा सकता है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो बजट आज पेश हो गया है मोदी 2.0 सरकार का, और जनता की उम्मीदों पर कुछ हद तक खरा उतरा है, कुछ हद तक नहीं उतरा है। लेकिन अब जिस तरीके से इसे चुनावी बजट के तौर पर भी माना जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं, तो ये कितना फायदेमंद साबित होता है बीजेपी के लिए, ये भी देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए टोटल न्यूज के साथ।